नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एमटीएस 2023 का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी रिलीज़ हो चुकी हैं। अभी आपको हम कैलेंडर में दिखाने वाले हैं और हम लोग की जो प्रीवियस ईयर सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पर उसी क्रम में आज हम लोग 17 सितंबर 2017 शिफ्ट 3 में जो आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग पढ़ते हैं आज के जो अभी हाल ही में आज ही आपका जो नोटिस आया है एसएससी के द्वारा, उसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है जो एसएससी कंडक्ट कराती है उनकी डेट्स रिलीज हो चुकी हैं। तो जो जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन 2022, ये आपके होने हैं 2 मई से लेकर के 19 मई 2023 तक। ठीक है, और इसका जो टियर 2 होगा वो होगा आपका 13 जून से 20 जून के बीच में। ओके, तो ये आपको तैयारी मतलब आज अगर आप देखें तो लगभग 29 मार्च है और आपके पास पूरा 1 अप्रैल का महीना है। ठीक है, तो 1 महीने का ही समय है और इस महीने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिस कारण से हम अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ। उसके बाद जो एसआई का जो टियर 2 होना है ये आपका 2 मई को है और CHSL 2022 का ये आपका 26 जून को होगा टियर 2 इसका, क्योंकि टियर 1 की आंसर की बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। और जो फेज़ आपके 11 के ये आपका कब से कब होगा, 27 जून से लेकर के 30 जून तक होगा। और CGL का टियर 1 जो नया नोटिफिकेशन अभी 1 अप्रैल को आने वाला है उसके एग्जाम होंगे 14 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई के बीच में। तो बिल्कुल एसएससी अपने कार्य में लगी हुई है, तो आपको बिना समय बर्बाद करते हुए अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाना है। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। आयात पर निम्नलिखित में से किस आयात कर यानी कि जो इनकम टैक्स है या इंपोर्ट टैक्स है, ठीक है, आयात कर का मतलब होता है इंपोर्ट टैक्स। जो चीज़ें बाहर से इंडिया में आती हैं या दूसरे देश से जब अपने देश में आती है उसको बोलते हैं आयात, और अपने देश की कोई वस्तु अगर दूसरे देश में जाती है उसको बोलते हैं निर्यात। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट। तो आयात कर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, तो आपको बताना है ये एक फॉरेन ट्रेड का उदाहरण है या ट्रेड बैरियर का उदाहरण है या इकोनॉमिक ग्रोथ का या ग्लोबलाइजेशन का। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंपोर्ट टैक्स है लगाया क्यों जाता है। जैसे मान लो अपने यहाँ पर गेहूँ होता है, ठीक है, और चाइना में भी गेहूँ होता है। ओके, अब जो अपने यहाँ पे गेहूँ होता है, अगर मान लो अब इस साल अपने यहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ और चाइना में भी गेहूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ, तो जो बाहर वाला प्रोडक्ट है अगर अपने कंट्री में आएगा, अगर उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो जो बाहरी वाला जो प्रोडक्ट है वो अगर कम दाम में भारत में अपने देश में आकर के अपने चीज़ों को बेचेगा, तो भारत का जो माल है या जो भारत की जो वस्तुएं हैं उनके जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो किसान होगा उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो प्रोडक्ट है या अपनी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको नुकसान से बचाने के लिए बाहर के जो चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट आती हैं, उन पर इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है। और उनकी कीमत बढ़ने से भारत का जो बाज़ार है उसमें जो देश की वस्तुओं की कीमत होती है उस पर क्या होता है, उसकी जो खपत होती है वो बैलेंस बनी रहती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आपका बैरियर का काम करता है, तो ये ट्रेड बैरियर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लेकिन उस 2 की ओर बढ़ने से पहले जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी लगाई गई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो आपका कब से लगना स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हो गया था। इसे वस्तु एवं सेवा कर के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका राज्यसभा में कब पारित हुआ था, 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ये आपका कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसके द्वारा जीएसटी इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री मेक्स मनी एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देश की सरकार के द्वारा धन को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार कौन बनाता है, यानी परमिशन मिलेगी तब हम धन का उपयोग कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस होंगे, ऑथराइजेशन होगा या ऑनरशिप होगा। जैसे मान लो आप डॉलर लेके आए अमेरिका से और इंडिया में आप किसी शॉपकीपर को दे रहे हैं, लेकिन आप बताओ क्या वो उस डॉलर से भारत के बाज़ार में आपको प्रोडक्ट दे पाएगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि जो ऑथराइजेशन है गवर्नमेंट की वो यहाँ पे इंडियन रुपी की ऑथराइजेशन है और डॉलर की ऑथराइजेशन यहाँ पे मान्यता प्राप्त है नहीं। तो यहाँ पे जब तक अथॉरिटी उसको ऑथराइज नहीं करेगी तब तक उस करेंसी का कोई भी मूल्य नहीं है, वो एक प्रकार का कागज़ का टुकड़ा है। तो उसको हिंदी में बोला जाता है प्राधिकृति और इंग्लिश में बोला जाता है ऑथराइजेशन। तो देश की सरकार द्वारा ऑथराइजेशन बहुत ज़रूरी है किसी धन के विनिमय के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले हम लोग थोड़ा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। ओके, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका उस जो है कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के समय ये स्थापना इसकी की गई थी और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो आपके कौन से हैं, शक्तिकांत दास। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 3 पर।
भारत की राज्यसभा, राज्य परिषद इसको कहा जाता है, इसमें कुल कितनी मैक्सिमम सीट हो सकती हैं? तो वैसे तो जो राज्यसभा है इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर हाउस। और जो आपका लोकसभा है इसको बोला जाता है लोअर हाउस। ठीक है, ये हमारे संविधान के कह सकते हैं, पूरा संसद होती है जो हमारी संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे, तो जो राज्यसभा है ये हमारे संविधान के भाग 5 में है और आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अधिकतम 250 मेंबर हो सकते हैं। कितने मेंबर हो सकते हैं? 250। तो इस आधार पर देखेंगे तो मैक्सिमम क्षमता पूछी गई है तो 250 ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। लेकिन थोड़ा एडिशनल जानकारी रखते हैं, 250 जो मेंबर होते हैं उनमें से जो 238 मेंबर होते हैं, 238, ये इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और जो 12 मेंबर हैं ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये जो नॉमिनेशन होता है 12 मेंबर्स का, ये वो लोग होते हैं जो अलग अलग साइंस के फील्ड से या स्पेशल फील्ड से जुड़े होते हैं, खेल के फील्ड से। ये स्पेशल नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो राज्यसभा में मेंबर कितने हैं? 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 233 इलेक्ट होकर आए थे और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। उसी प्रकार से अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, और जिसमें से 550 इलेक्ट होते हैं और 2 सदस्य कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, यानी कि अंग्रेजी मूल के भारतीय नागरिक। लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2019 में हुआ है, इसमें इस पद को हटा दिया गया है। मतलब अगर देखा जाए वर्तमान में 545 मेंबर हैं लोकसभा में, जिसमें से 543 इलेक्ट किए गए थे और 2 मेंबर्स कौन से थे? एंग्लो इंडियन थे। लेकिन अगली जो आपके चुनाव आने वाले हैं 2024 में, ठीक है, उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन हैं इनके पद को समाप्त कर दिया जाएगा और केवल मैक्सिमम 550 पद ही बचे रहेंगे किसमें? लोकसभा में। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो थी आपकी कांचीपुरम। अब थोड़ा पल्लवों के बारे में जान लेते हैं। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक चरवाहा का मतलब होता है जो गाय भैंसों यानी जानवरों को क्या करते हैं? चराने का काम करते हैं। ठीक है, गाय भैंस बकरी इन सबको चराने का काम करते हैं। गोला जाति का राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में, कहाँ पर? कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज्य किया। यानी तमिलनाडु और जो तेलुगु भाषा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पल्लव राजवंश काफ़ी फला और फूला। ठीक है, बुद्ध धर्म इसी राजवंश का था, बोधि धर्म, जिसने ध्यान योग को चीन में फैलाया। यह राजा अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। ठीक है, यानी जो पल्लव राजवंश के राजा थे अपने आप को क्षत्रिय माना करते थे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रैयतवाड़ी प्रणाली किसने विकसित की है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब अंग्रेजों का शासन था उस समय कई प्रकार की प्रथाएं चलती थी टैक्स को कलेक्ट करने की। ठीक है, उसमें रैयतवाड़ी भी थी, उसमें महलवाड़ी भी थी, उसमें स्थायी बंदोबस्त प्रथा भी थी। तो ये अलग अलग जो गवर्नर जनरल हुए उनके द्वारा यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो प्रणाली है उनको विकसित किया गया। यहाँ पर बात हो रही है रैयतवाड़ी प्रणाली की। तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली है वो थॉमस मुनरो के द्वारा इंक्लूड की गई थी। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और जान लेते हैं, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो जनक थे वो आपके थे थॉमस मुनरो। कौन थे? थॉमस मुनरो। और महलवाड़ी जो व्यवस्था के जनक थे वो थे मार्टिन बर्ड। और अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो वो कौन थे? आपके कार्नवालिस थे। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाला जो मैप होता है, ठीक है, उसको कौन सा मैप कहा जाता है? तो आपके सामने 4 प्रकार के मैप दिए हैं। एक तो रिलीफ मैप भी कहा जाता है, पॉलिटिकल या थीमेटिक या सिम्बॉलिक। तो पहले यहाँ पे समझ लो, जो पॉलिटिकल मैप होते हैं ये बाउंड्रीज को बताते हैं। किसको बताते हैं? बाउंड्री, यानी एक देश से दूसरे देश की जो बाउंड्री है, ठीक है, जैसे चाइना बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, तो बाउंड्रीज को दिखाने वाले जो मैप्स होते हैं उनको पॉलिटिकल मैप्स कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर फिजिकल मैप की बात करेंगे, जहाँ पे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, या पार्टिकुलर जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको दिखाया जाता है, ओशियंस हो गए, वो आपके फिजिकल मैप के अंतर्गत आते हैं। और थीमेटिक मैप्स का होता है पार्टिकुलर किसी थीम को लेकर के, जैसे मान लो किसी जनसंख्या को लेकर के बना दिया गया, ठीक है, कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, या किसी की मिट्टी को लेकर के बना दिया गया कि यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो किसी पार्टिकुलर थीम को लेकर जो मैप तैयार किए जाते हैं उनको थीमेटिक मैप कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर बात करें टोपोग्राफिक मैप की, जो प्राकृतिक विशेषताओं को बताते हैं, जैसे अर्थ की चट्टानें, इन सब को दर्शाते हैं, तो इनको कहा जाता है टोपोग्राफिक मैप। और टोपोग्राफिक मैप ही लगभग रिलीफ मैप कहलाते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछ जाए तो गंगा नदी है। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय, किसके द्वारा ले जाया जाता है?
तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए हमारी बॉडी में क्या होता है। एक होती है नर्व्स, क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं, और दूसरी होती है आर्टरी, क्या होती है, आर्टरी होती है। नर्व्स को कहा जाता है, आर्टरी को कहा जाता है धमनी, और नर्व्स को कहा जाता है सिरा, यानी को नसें भी कहते हैं। तो जितनी भी जो हमारी नर्व्स होती हैं इसमें बहता है इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड कैसा होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। और आर्टरी यानी धमनी, इसमें बहता है आपका प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन एक ऐसी धमनी होती है और एक ऐसी सिरा होती है जिसमें उल्टा ब्लड बहता है। कहने का मतलब है कि जो सिराएं होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन एक आपकी होती है पल्मोनरी। कौन सी होती है, पल्मोनरी। तो जो पल्मोनरी नर्व्स है, या इसी को वीन भी कहा जाता है, पल्मोनरी जो वीन है इसमें आपका बहता है प्योर ब्लड। और इसी प्रकार से एक पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें बहता है आपका इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो इसी को फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस सिरा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त रक्त की बात हो रही है, यानी कि जो प्योर ब्लड की बात हो रही है। और प्योर ब्लड किस में बहता है, आर्टरी में बहता है। लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर किसी आर्टरी का नाम नहीं दिया गया है। आपको पता होना चाहिए एक ऐसी आपकी सिरा होती है, एक ऐसी आपकी वीन होती है इसमें आपका इम्प्योर ब्लड बहता है। कौन सा ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड। तो वो आपकी कौन सी है, पल्मोनरी वीन। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, यानी स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स। आप लोग भली भांति जानते हैं कि जो हमारी कान की हड्डी होती है, ठीक है, जिसको कहा जाता है स्टेपीज, ये हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है। और उसी प्रकार से अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात पूछी जाए तो उसका नाम होता है फीमर, जो हमारे कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपकी फीमर है और ये कान में पाई जाती है। ठीक है, ये आपकी स्टेपीज हड्डी है। कौन सी हड्डी है, स्टेपीज। तो यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी की बात की जा रही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है, तो कोलेस्ट्रॉल से कौन संबंधित है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है फैट। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे कार्बनिक होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐसे केमिकल फॉर्मूले होते हैं उनमें ये आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, और चलिए इसी प्रकार से जो कोलेस्ट्रॉल है किससे संबंधित है, फैट से संबंधित है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, क्या है, विद्युत प्रवाह यानी जो करंट होता है गुजरने पर एक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि कोई तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो किस पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर मटेरियल होगा बिल्कुल डिपेंड करती है मटेरियल पर, तो क्योंकि अगर कॉपर का होगा तो अलग प्रकार से गर्म होगा, सिल्वर का होगा तो अलग प्रकार से होगा। उसी प्रकार लंबाई पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। मोटाई पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। ज़्यादा मोटा तार होगा देर में गर्म होगा, कम मोटा तार होगा जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों पर तो डिपेंड करती है, तो किस पर नहीं करती है पूछा है, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस क्या हो जाए करेक्ट आंसर। आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपके फॉर्मूला ध्यान रखिए, जो हीट होती है ये डिपेंड करती है I² × RT। ठीक है, और जहाँ पे I होता है ये होता है करंट, ठीक है, और R होता है ये होता है रेजिस्टेंस, यानी जिस चीज़ से मिलकर वो बना हुआ है, और जो T होता है ये होता है टाइम। इन सभी पर क्या करती है, डिपेंड करती है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। आँख, कान, नाक और गले की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे बात हो रही है दर्पण की, ना कि लेंस की। इस बात का ध्यान रखना, अक्सर गलती होगी इसी में होती है कि दर्पण की बात हो रही है, लेंस की बात नहीं हो रही है। क्योंकि आपको पता है जो जूम कर यानी कि बड़े रूप में दिखाने का काम करता है, अगर लेंस होगा तो लेंस के लिए हम यहाँ पे कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस। इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए जो काम उत्तल लेंस करता है, सेम वैसा ही काम कौन करता है, अवतल दर्पण करता है। कौन करता है, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर। तो इस आधार पर ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर द्वारा जो आंख, नाक, कान का जो प्रतिबिंब है हमको बड़ा देखना पड़ता है, जिस कारण से कॉनकेव मिरर का डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो सी प्रोग्रामिंग भाषा है, C++ ये भी प्रोग्रामिंग भाषा है, और जावा ये भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। जो फ्रंट लाइन है ये भाषा नहीं है, ये एक प्रकार की कहने का मतलब है पत्रिका है। ठीक है, ये एक प्रकार से पत्रिका जारी होती है, इसीलिए सॉरी ये फ्रंट लाइन, ठीक है, ये आपका कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। निम्न में से किस यौगिक का उपयोग एक ड्राइंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका आप डायरेक्ट फैक्चुअल लर्न कर सकते हैं। जो कैल्शियम क्लोराइड है इसी को कहा जाता है ड्राइंग एजेंट। क्या कहा जाता है इसको, ड्राइंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग होता है कैल्शियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, उनमें पानी के अणुओं को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। धातु के एक अमलगम में एक और तत्व क्या होता है। आप ध्यान रखना, किसी भी धातु का अगर आपको अमलगम बनाना है, कोई भी धातु है और उसका आपको क्या बनाना है, अमलगम बनाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी धातु का अमलगम बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिक्सचर कर दीजिए, Hg का मतलब क्या होता है, मरकरी, जो थर्मामीटर में भी होती है, तो उसका क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर।
रिवीजन जल्दी जल्दी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले मान लो ये हमारी अर्थ है, क्या है ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर बहुत से आपकी लेयर पाई जाती है, उन्हीं में से एक लेयर होती है आपकी ओजोन लेयर O3, ठीक है। जो इसका काम क्या होता है, सन होता है, सन की जो यूवी रेज होती हैं वो पृथ्वी के अंदर आने से रोकता है, लेकिन सन की जो हीट है जो पृथ्वी के अंदर आ जाती है, लेकिन जो हम लोग कुछ ऐसी गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं जो गैस जाकर के जो ओजोन लेयर होती है इसके आसपास क्या होती चली जा रही, जमा होती चली जा रही। तो इन जमा होने के कारण से ये क्या करती हैं, जो हीट अंदर आ रही है सन की, वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। ट्रैप का मतलब क्या होता है, यहीं पर रुक जाती है। तो जो सन के द्वारा हीट आती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर जिसको बाहर जाना चाहिए वो बाहर ना जाकर के वापस से इसी में क्या होती है, घूमती रहती है, जिसके कारण से जो पृथ्वी का तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और यही है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लियर। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा जो विकिरण होते हैं रुकने के कारण पृथ्वी का गर्म होना, यही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो ट्रैप कर लेती हैं इस हीट को, तो वो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं ज़रा देख लीजिए। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहा जाता है। जितने भी प्रकार के शीतलक होते हैं, चाहे आपका फ्रिज हो गया, AC हो गया, इन सबसे सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। इनका प्रयोग हमको कम करना पड़ेगा, तभी ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा सही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो वार्षिक प्रीमियम है, मतलब आपको सालाना कितना रुपए पे करना पड़ेगा, किसके लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 12 रुपये मात्र, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। सर्वप्रथम सेफ्टी एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? ये आपका जो इन्वेंटर और इन्वेंशन का जो क्वेश्चन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, एक या दो। तो जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन होगी वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में करा दूंगा। तो सेफ्टी एलिवेटर का इन्वेंशन किया था, ये किया था एलिसा ओटिस ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। बोम्बियाला देवी किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये भी आपका क्वेश्चन होता है। जो हाल ही में जितने भी गेम्स हुए हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहे हैं, तो वो खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जो बोम्बियाला देवी उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ये आपकी आर्करी यानी तीरंदाजी से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। केरल में जो बोट रेस का आयोजन किया जाता है वो किस त्यौहार की विशेषता है? यानी बोट रेस ऑफ केरला आर स्पेशल फीचर ऑफ विच फेस्टिवल। तो जो ओणम त्यौहार मनाया जाता है, इस दौरान आपकी बोट रेस का आयोजन किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 2015-16 के लिए रणजी ट्रॉफी, ये आपका उस समय का करंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको वर्तमान में जो जितनी भी ट्रॉफीज़ हुई हैं, क्रिकेट की वगैरह की, फुटबॉल की, जितने भी आपके टेनिस टूर्नामेंट हुए, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेने हैं। मैं जल्दी उनके बारे में वीडियो जल्द लेकर के आऊँगा। तो जो रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने के लिए माधवराव सिंधिया पुरस्कार किसने जीता था, कब, 2015 और 16 में। तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जीता था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। वॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, वॉर्न ऑन अगेन द माउंटेन, ये उस समय की फेमस पुस्तक थी जो किसके द्वारा, अनुमा सिन्हा के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ऑप्शन डी। तो इंपॉर्टेंट जो बुक्स एंड ऑथर है 2022 और 23 का, ये तो आपको याद ही करके जाना है। ये भी मैं आपको जल्दी आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो आप क्या करो, जो इंपॉर्टेंट से यहाँ पे क्या बन रहे हैं, टॉपिक बन रहे हैं कि किन किन से क्वेश्चन बने हुए हैं, आप लोग उनको नोट करते जाओ। कमेंट बॉक्स में एक बार डाल देना पिन टाइप करके, जिससे मैं मुझसे याद बना रहे और मैं इन टॉपिक्स पर वीडियो बहुत ही जल्दी बना सकूँ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीकी भारतीय संबंधों के लिए एक आधिकारिक मंच है जो हर कितने वर्षों में आयोजन किया जाता है? ये हर 3 वर्षों में आयोजन किया जाता है। कौन? इंडियन अफ्रीकन फोरम समिट, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित, यानी जो मधेसी जनजाति किन किन देशों के बीच पाई जाती है? तो भारत और नेपाल, इनमें पाई जाती है। तो आपका देखो जनजातियों से भी क्वेश्चन आया है। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में आपने क्वेश्चन देखे होंगे, उन क्वेश्चन को एक बार नज़र डाल के बताइएगा कि सर ये टॉपिक करा दीजिए, वो टॉपिक करा दीजिए। तो जितने भी आपके टॉपिक बनेंगे मैं आपको जल्दी से जल्द उनको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से पहले। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और जितने भी आपके साथी उनको जोड़ लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको समय समय पर जो वीडियो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें, क्योंकि हमको इस बार नौकरी लेनी है, हर हाल में लेनी है। इंग्लिश और जीके का खेल है, दोनों प्रैक्टिस भरपूर करेंगे और नौकरी को लेके आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।